नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नफरत का सस्ता नशा सिर पर चढ़कर बोल रहा है और इस नशे में डूबे हम लोग भारत के राष्ट्रीय हित भी भूल गए हैं किसी के राजनीतिक हितों के लिए। जब आपके दिमाग पर जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कुछ लोगों ने इस देश को ऐसा वशीकरण में डाला हुआ है कि वो सिर्फ वो करते हैं जो किसी पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करता है। और अब कम से कम इजराइल के मसले पर जिस तरह का विमर्श खड़ा हो गया है, वो विमर्श हमारी दीर्घकालीन राष्ट्रीय नीतियों, इस देश के हितों और हर चीज को नजरअंदाज करके है। और जो हम जिस भेड़ चाल पे आंख बंद करके दौड़ पड़े हैं, उस भेड़ चाल में हम कभी चीन का समर्थन कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। हम उन नीतियों का समर्थन कर रहे हैं जो भारत के ही खिलाफ है। सोशल मीडिया पे जिस तरह से इजराइल के समर्थन में एक माहौल बनाया जा रहा है, बनाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि ये वातावरण बन रहा है तो कैसे बन रहा है। आज हम इसकी बारीक चीजों को डिस्कस करेंगे। आज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उल्टे सीधे काम हम करने लगे हैं और किस तरह से सिर्फ और सिर्फ देश हित, राष्ट्र हित कुछ नहीं, राजनीतिक हित सबसे ऊपर हो गए हैं। और उससे भी ऊपर ये डिपार्टमेंट कहीं गिरवी रख के लोग चल पड़े हैं एक ऐसी राह पे जो बहुत खतरनाक है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, बहुत सारी जरूरी बातें आपसे करनी है। ट्विटर पे एक प्रचार चल रहा है, आई सपोर्ट इजराइल। एक जुनून है। आज मैंने देखा एक साहब लिख रहे थे कि नेतन्याहू आप आदेश करें, हम आपके लिए लड़ने को, इजराइल आने को तैयार। पूरा देश इजराइल, जैसे पूरा देश मतलब एक खास तरह का देश है, इजराइल के साथ लड़ने मरने को तैयार है। और ये सब पूरा वातावरण जो बन रहा है एक खास तरह की सोच के साथ में बन रहा है। एक बचपन से आप सुनते आए होंगे किस्से कहानी, हमने तो बचपन में सुना है कि एक आदमी था, उसको भगवान ने वरदान दे दिया और उसने ये किया कि वो जो मांगता था, उसने मांगा कि मुझे जो है वो भगवान मिठाई खिला दो, लड्डू खाने। पता चला उसके पड़ोसी को 2 मिल गए। फिर उसने कहा कि मुझे मकान चाहिए, भगवान ने कहा था तू, पड़ोसी को 2 मिल गए। वो इतना परेशान था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये पड़ोसी को डबल मिल जाता है, मैं क्या करूं क्या करूं। तो एक दिन बोला, हे भगवान मेरी एक आंख फोड़ दे ताकि पड़ोसी अंधा हो जाए। नफरत में डूबा हुआ इंसान इसी तरह से आत्मघाती काम करता है। आज जब हम वीडियो शुरू करते हैं तो उससे पहले मैं आपको सुनवाता हूं देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का बयान। ये उस समय मोरारजी देसाई की सरकार में जब विदेश मंत्री थे तब का भाषण है, जिसमें वाजपेयी जी साफ साफ कह रहे हैं कि इजराइल को उस जगह से हट जाना चाहिए जो उसने फिलिस्तीन की कब्जा रखी है। आप पहले अटल जी का ये भाषण सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। जमीन खाली होना चाहिए। अटल जी ये क्यों कह रहे हैं? अटल जी ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अटल जी जानते हैं कि लगातार जानते थे कि 1947 में एक प्रस्ताव पारित हुआ और 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने ब्रिटेन और अमेरिका के प्रभाव में एक नक्शा बनाया, फिलिस्तीन का नक्शा। और उस फिलिस्तीन के नक्शे में हिटलर के सताए हुए जो लोग थे उनको एक देश गिफ्ट करने की भी प्लानिंग थी कि इनके पास दुनिया में कोई ज़मीन नहीं है तो इनको एक जगह दे दी जाए।
और वो जगह फिलिस्तीन में चूंकि पहले उन्होंने कुछ ज़मीन खरीदी थी और दुनिया भर के जो विस्थापित थे वो जाके वहाँ पे यहूदी बस गए थे। तो वो जो ज़मीन पे यहूदी बस गए थे उस ज़मीन के आसपास ही वो बढ़ते चले गए। उसमें एक कारण और था, जो यरूशलेम है वो दुनिया के 3 धर्मों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यरूशलेम में ईसा मसीह का मकबरा माना जाता है और उनका पूरा जीवन, जो उनका जो कार्यस्थल था वो यरूशलेम था। उधर मुसलमानों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहीं पे मोहम्मद साहब ने ये वो तरीका बताया था, उपदेश बताया था, जिसके ज़रिए आप अच्छे काम और बुरे काम कर सकते हैं, जन्नत में जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। और यहीं पे कीबला वो जगह है जिसकी तरफ रुख करके मक्का मदीना से पहले मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे और उसको एक सबसे पवित्र दिशा माना जाता था। और यहूदियों के लिए यहाँ पर एक सोलोमन मंदिर है, पवित्र सोलोमन मंदिर है, और इसलिए यहूदियों के लिए भी ये सबसे पवित्र जगह। तो यहाँ पर आकर यहूदी बस गए थे। जब यहाँ पर यहूदी बस गए थे तो बसने का मतलब ये नहीं कि स्थायी रूप से बसे थे, क्योंकि वो पहले विश्व युद्ध में, उनके कल के वीडियो में पूरी सारी आपको जानकारी दे चुका हूँ। तो अब वो बसे हुए जो यहूदी थे, ये हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य टूटा तो कहीं फ्रांस को जितना मिला उसने उतना बांट लिया एकदम। अगर आप इस इलाके को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा स्केल से सीधे सीधे काटे गए नक्शे हैं, चाहे आप मिस्र का नक्शा देख लें या कुछ और देख लें। तो इन सब के बीच में एक जगह ये बच गई थी जिसको ब्रिटेन के पास थी, और ब्रिटेन जो है वो उसने फिर अरब को दे दिया, फिर ब्रिटेन की बहुत सारी चीज़ें हुई उसमें, और आखिर ने ब्रिटेन ने अपनी जान छुड़ाई और ये कहा कि ये जगह जो है मैं दे देता हूँ संयुक्त राष्ट्र को। संयुक्त राष्ट्र ने उस जगह का निपटारा करने के लिए, क्योंकि वहाँ अरबों या मुसलमानों का कहें और यहूदियों के बीच में ब्रिटेन जो है वो तय नहीं कर पा रहा था किसको दें, और इसलिए नहीं कर पा रहा था कि ब्रिटेन 3 अलग अलग लोगों को, उधर आपका जो सऊदी अरब जो था उसको कह चुका था भैया आप ले लेना ये ज़मीन, हम जीतेंगे। तो उधर यहूदियों को भी बोल चुका था और उधर फ्रांस को भी बोल चुका था, वही 1-1 साल के अंतर में, किसी को 15 में, किसी को 16 में, किसी को 17 में। तो अब कौन झंझट में पड़ेगा, सब उससे कह रहे थे। तो क्या हुआ कि वो दे दिया गया इलाका संयुक्त राष्ट्र को। संयुक्त राष्ट्र ने 11 देशों की कमेटी बना के इस जगह को बांट दिया। ये थोड़ा इतिहास समझ लीजिए, कुछ ज़्यादा समय नहीं लूँगा लेकिन आपको समझने में आसानी होगी। तो ये 1948 में इस देश ने एक शेप लिया। नक्शे देख रहे होंगे आप 4 स्क्रीन पर, कल भी मैंने दिखाए थे। तो 1948 में 7.5 लाख यहूदी यहां से विस्थापित हुए। कैसे हुए? ये जगह जब अलॉट की गई तो आप देख रहे होंगे कि 44% हिस्सा दिया, जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है आपको नक्शे में, ये जगह दी गई यहूदियों को, ज्यूज को। और जो हरी जगह देख रहे हैं, ये 2 जगह आप देख रहे होंगे, एक बड़ी वाली है, एक छोटी वाली है। जो छोटी वाली हरी जगह है वो जगह है वो है गाजा पट्टी, और बड़ी वाली जो हरी जगह है वो मिल लैंड है इजराइल का। तो इसमें जो है वो 55% जगह जो है वो थी आपके फिलिस्तीन के लिए, 44% थी इजराइल के लिए, और 1% जगह में जो राजधानी है यरूशलेम, चूंकि वो सभी धर्मों की आस्था का केंद्र था, तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये इंटरनेशनल शहर रहेगा, सब देशों का रहेगा दुनिया के, और वहां पर संयुक्त राष्ट्र ने उसको अपने पास रख लिया ताकि सब लोग कर सके। उसमें भी बाद में बहुत सारी चीजें हुई, विवाद हुए, और वो विवाद ये हुआ कि वहां पे भी इन लोगों ने अपने झगड़े में आधा आधा यरूशलेम बांट लिया। और वहाँ की एक मस्जिद है जिसके अंदर जो है वो यहूदियों ने ज़बरदस्ती, वहाँ पे उसको लेकर विवाद है, और ज़बरदस्ती उसमें घुस जाते हैं और वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। पहले कहा गया था कि वो नमाज नहीं पढ़ सकते लेकिन घूमने आ सकते हैं, लेकिन नमाज पढ़ते हैं, वो एक अलग डिस्प्यूट है। तो जो 1948 में जो स्थिति थी उसमें करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनी और कैप्चर कर लिए गए। और ये जो जगह है इसमें जो ज्यूज कंट्रोल है, आप 1917 से लेकर 1948 के बीच देख रहे होंगे, वो कितना सिकुड़ जाता है। 1967 में इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक यानी जो पश्चिमी किनारा है,
इन दोनों को कब्जा कर लिया। और ये पूरी कहानी अगर आप 4 नक्शों के हिसाब से देखें तो अंतर ये आया कि 1948 में, अब मैं आपको बताऊंगा चीन और पाकिस्तान की बात मैं क्यों कर रहा था। अब एक बात को समझिए आप, 1948 में इजराइल और फिलिस्तीन बने। अरब देश जो है वो इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं, कुछ देश फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देते हैं, वो एक अलग कहानी। लेकिन तब से अब तक, तब 44% जमीन यहूदियों को कहें या इजराइल को कहें दी गई थी। आज वो जमीन बढ़कर 78% हो गई है, यानी इजराइल तब से लगातार फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रहा है। नक्शे पर अगर आप गौर करें तो बीच में हरे रंग का फिलिस्तीन है और आसमानी या नीले रंग का चारों तरफ से उसको घेरे हुए इजराइल। और ये इजराइल चारों तरफ से घेरे भी हुए और फिलिस्तीन का एक हिस्सा जो कि गाजा पट्टी है वो फिलिस्तीन से बिल्कुल आउट ऑफ टच हो गया, क्योंकि बीच में इजराइल है। वो उसका किस हिस्सा जरूर है लेकिन वहां वो अप्रोच नहीं कर सकता। इस तरह से लगातार धीरे 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 करके फिर ऑस्लो अकॉर्ड हुआ, दूसरी चीजें हुई और जमीन सिकुड़ती चली गई। अब जो हो रहा है इसके पीछे वजह यह है कि इजराइल के पास में बहुत सारी पश्चिम की ताकत है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, और ये जितने देश हैं ये सब इजराइल को सपोर्ट देते हैं। अभी भी नेतन्याहू ने कल जो ट्वीट किया उसने बताया मेरी सबसे बात हो गई है और सबने कहा चिंता मत करो हम आपके साथ हैं। अब आप कहेंगे भाई आतंकवादी हमला होगा तो सब तो कहेंगे ही साथ हैं, लेकिन क्या ये सचमुच आतंकवादी हमला, ये भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि वो जो गाजा पट्टी है, वो जो छोटा सा हिस्सा है, उस हिस्से पर कब्जे के लिए लगातार इजराइल कुछ ना कुछ जुगत करता रहता है और एक के बाद एक बार बार अपनी जमीन एक्सपेंड करते इजराइल कहता है मेरी सीमा अभी तय नहीं है। उसने सबको बुरी तरह घोंट दिया है। हमेशा जब कोई एक क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, उसमें एक हमास खड़ा हुआ है। अगर आप रिकॉर्ड देखें तो हिंसा का ही अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो अभी तक जो कुल फिलिस्तीनी मारे गए हैं उनकी है संख्या 5,793 और कुल इजरायली मारे गए हैं 251। कब से? 1948 से आज तक, जिसमें 22% बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई हैं 10% और पुरुष मारे गए हैं 66%। ये डेटा है। और अगर आप इसको दूसरी तरह से वेकअप करना चाहें तो जो सिविलियन हैं, आम लोग, बेकसूर जनता, वो 39% लोग मारे गए हैं। और जो सिविलियन सेटलर्स वाले हैं और दूसरा जो आम सिविलियन है वो 13% और 48% सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। यानी अगर आप एक रेशियो निकालें तो 1,21,438 फिलिस्तीनी और 5,682 इजरायलीज घायल भी हुए हैं। तो अगर आप इस अनुपात को देखें तो ये अनुपात कहता है कि एक इजरायली के ऊपर करीब 23 फिलिस्तीनियों की अभी तक हत्या हुई है। यानी एक इजराइल वाला मरता है तो 23 फिलिस्तीनी मरते हैं। अब ये कैसे मरते हैं इसको समझने के लिए आप समझिए कि कोई एक उकसावी कार्रवाई होगी, जैसे पिछली बार हुआ था, वो मस्जिद है, वहां जाके नमाज पढ़ते हुए लोगों के ऊपर गोली चला दी। भड़क गए भाई लोग, निकल पड़े, AK-47 लेके मिटा देंगे और बहुत जुनूनी टाइप के लोग। और उसके बाद में क्या होता है, उसकी प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होने के बाद इजराइल जमीन ही नहीं हड़पता, उस इलाके में अपनी पकड़ भी बढ़ाता चला जाता है। ये इतिहास है। अकेले गाजा पट्टी में बड़ी संख्या में जो फिलिस्तीनी हैं वो रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। उनकी जो दशा है वो ये है। ऑफिशियल जो कैंप हैं फिलिस्तीनी के वो हैं, और ये जो डाटा है ना, ये यूनाइटेड नेशंस का डाटा है जो मैं आपको जितना भी दे रहा हूँ, ऑफिस ऑफ द OCHA का है और तरह तरह का डाटा है। तो इस डाटा में अब आप देख रहे हैं तो 58 जो है ऑफिशियल कैंप्स हैं और 15 लाख फिलिस्तीनी इस समय विस्थापित जीवन जी रहे हैं, यानी रिफ्यूजी कैंपों में पड़े हुए हैं। दया पर निर्भर हैं लोगों की, उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे, यहाँ तक कि गाजा पट्टी में भी फिलिस्तीनियों को अपना रिफ्यूज में रहना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अलग अलग अगर आप देखें तो जो गाजा पट्टी है
अभी कुल गाजा पट्टी, वो इलाका जो छोटा सा मैंने बताया एक पट्टी, उस पे जो हमले हैं वो लगातार होते चले आ रहे हैं। 2008 में 1440 फिलिस्तीनी लोग मार दिए गए, कुल 13 इजरायली मरे, 518 इजरायली घायल हुए, 5300 फिलिस्तीनी घायल हुए और 47,000 फिलिस्तीनी मकान तबाह कर दिया इजराइल ने। 12 के वॉर में 2012 में भी ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस उसको कहा गया, 167 लोग मार दिए गए फिलिस्तीन में, जबकि इनके केवल 6 लोग मरे हैं, 1000 घायल हुए हैं, 126 मकान बर्बाद कर दिए गए और 238 घायल इनके हुए। इसी तरह से 2014 के वॉर में 2100 मार दिए। अब आप सोचिए, 2100 मार दिए गए फिलिस्तीनी, 73 इनके मारे गए हैं, 11,000 उनके घायल हुए हैं, इनके कुल 720 घायल हुए हैं, 20,000 मकान मिटा दिए गए। यह रिकॉर्ड है कि किस तरह से धीरे 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 करके फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने कत्लेआम मचाया, उनकी ज़मीनों पर कब्जे किए, उनको उकसाते हैं और जैसे ही वो विरोध करते हैं उनको घेर के मार डालते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप, ये संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड है, मेरे नहीं, अब अगर आप इसको देखें तो इसके ज़रिए आपको ये कहानी समझ में आएगी। इसके साथ साथ फिलिस्तीन के अंदर बाहर बॉर्डर पे सख्त निगरानी है, तगड़ी नज़र है और उन लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से अजाब बन गई है। गाज़ा पट्टी को पूरी दुनिया से इजराइल ने कट ऑफ किया हुआ है, उसके रास्ते तक इजराइल ने घेर के रखे हुए हैं और उस पूरे दबाव के बीच में हमास पैदा होता है। हमास को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वीडियो आ रहे हैं उन वीडियो को सावधानी से देखने की आवश्यकता है। मुझे भी वीडियो टीवी की इंडस्ट्री में बहुत साल हो गए हैं और बहुत सारे वीडियोज़ में जो साउंड की क्वालिटी है, जो नारों की आवाज़ है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि अच्छी क्वालिटी के स्टूडियो माइक से रिकॉर्ड किए गए हैं। और कभी भी कोई भी कन्फ्लिक्ट की रिकॉर्डिंग होती है, आप याद रखिएगा, आप खुद भी अभी महसूस करेंगे जब मैं बताऊंगा, आपके सामने कहीं कुछ हो रहा है तो आप दूर से उसको एक तो रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा आप रिकॉर्ड करते करते पास जाते हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कैमरा एकदम पास लगाएं कन्फ्लिक्ट में और फिर उससे पीछे पुल करें। ऐसा आप तभी कर सकते हैं कि जब आप कंसेंट के साथ वो शूट कर रहे हो। कल एक लड़की है जिसको गाड़ी में लाद के ले जा रहे हैं, उसका विजुअल लगातार चलता रहा, उसमें पहले वो लड़की क्लोजअप में दिख रही है, फिर उसको पैसे पुल करते हैं और वो गाड़ी में चली जाती है। अगर गाड़ी, वो वीडियो बनाने वाला आदमी हमास के उन हमलावरों का हिस्सा था तो भी वो गाड़ी उस वीडियो बनाने वाले को छोड़ के नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो दुश्मन के इलाके में है और खतरनाक मिशन पे निकले हैं, कत्लेआम मचा रहे हैं। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग मेरी बनती है उसके हिसाब से। हालांकि अब ये भी दावा किया जा रहा है कि वो लड़की जर्मन थी, उसकी माँ ने अपील की है, लेकिन प्रोपेगेंडा बहुत ज़बरदस्त चलता है और फिलिस्तीन के पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है और इजराइल इसमें एक्सपर्ट हो चुका है। पूरी दुनिया के सबसे शातिर जो लोग हैं, अंग्रेज़, अमेरिकन और मिस्कन्स, सब लोगों का इजराइल को साथ है। और इसके साथ साथ जो दुनिया भर से पैसा कमाया है, ये है, अब देखिए क्या क्या बनाता है वो हमको पेगासस भेजा। सरकार ने क्या किया कि पहले एक चीज़ खरीदी, उसके साथ मुफ्त में पेगासस ले लिया, चुपचाप पेगासस आ गया, उसको जासूसी के काम पे लगा दिया गया लोगों के, हम सब ने देखा है। और इस तरह के काम करके उसको पैसा भी पूरी दुनिया से मिल रहा है। पूरी दुनिया के देश ऐसी परचेज करते हैं जिससे मोटा मुनाफा, दुनिया के कौन से देश, जो अमेरिका ब्रिटेन के परस्त देश हैं। तो अब आयरन ऑफ डोम है उसके पास में, एक हाइप क्रिएट की गई। और आयरन ऑफ डोम मतलब, मैं आपको बताता हूँ, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसके अंदर वो पूरे आसमान पे नज़र रखते हैं। जब भी कोई मिसाइल या कहीं पे कोई भी हवाई जहाज अगर उनके एयर एरिया में, डोम का मतलब होता है ऐसे जैसे राष्ट्रपति भवन के ऊपर लगा है ना गोल, उसको डोम कहते हैं, तो गुम्बद कह दीजिए, गुम्बद। वो गोल जो है वो ऐसे डोम है जो मतलब एक कवच है, तो उसको यहाँ से तुरंत इनकी मिसाइल निकल के उड़ा देती हैं। लेकिन कल तो उन्होंने सारा आयरन डोम वगैरह तहस नहस कर दिया। अब आ जाते हैं हम उन बातों पे जो हमको बताती हैं कि इजराइल और भारत में क्या समानता है, क्या असमानता है। देखिए,
इजराइल के ऊपर आपने देखा कि कितने सारी जमीन पे कब्जा करने और कत्लेआम मचाने के आरोप लगते रहे। वो फिलिस्तीन की सीमाओं में घुस के भी अतिक्रमण करता रहा है, कत्लेआम करता रहा, वगैरह वगैरह। समान रूप से वो चीज हम भारत में महसूस कर रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा, ये जो संसद में जानकारी दी गई है सरकार की तरफ से, वो बता रहा हूं, 38,000 जो वर्ग किलोमीटर इलाका है उस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। ये विदेश राज्य मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी है फरवरी 2022 में। ये जानकारी कहती है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा भारत की जमीन चीन ने दबा के रखी हुई है, एक एक करके। इसके अलावा लद्दाख में भी उसने कब्जा किया हुआ है और पीओके का भी 5,180 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इलाका पाकिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर का, पाकिस्तान चीन को गिफ्ट कर चुका है। अब अगर आप इस चीज को देते हैं, ये 63 में हुआ था, अगर आप इस पूरे गणित को देखें तो बड़ी संख्या में भारत की जमीनें चीन ने दबा रखी हैं। वहां पे इजराइल क्या कर रहा है, वो फिलिस्तीन की जमीनें दबा रहा है और यहां चीन हमारी जमीनें दबा रहा है। यानी आज हम उस जगह खड़े हैं जहां वहां फिलिस्तीन खड़ा है। आज फिलिस्तीन के एक्ट का आप समर्थन करते हैं, अटल जी विरोध करते रहे हैं, मोरारजी देसाई करते रहे हैं, अभी तक के सारे प्रधानमंत्री करते रहे। पहले अनोखे साहब जो हैं, श्रीमान पहले जी अनोखे, इन्होंने इजराइल के साथ खड़े होके, चूंकि इनका एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, इनको ये लगता है कि अगर हम जो भी दुनिया में अहम शब्द वालों से पंगे लेगा उसके हम साथ खड़े हो जाएंगे, तो हमारा जो वोटर है जिसके अंदर हमने अहम शब्द के लिए नफरत भरी हुई है वो हमारे साथ हो जाएगा। इस एक पॉलिटिकल खेल के चक्कर में सारा चाबी घूम रही है, इस एम के चक्कर में। उस एम के चक्कर में हुआ यह है कि आप आंख बंद करके इजराइल के साथ हो गए। आप अगर ये सोचिए कि कल के दिन चीन, हम अपनी जमीन वापस मांगने जाएं या हम चीन का विरोध करें या उसको कहें कि वापस जाओ, हमारी जमीन से हटो, तुमने कब्जा किया हुआ है, जैसा अटल जी कह रहे हैं कि इजराइल को पीछे हटना चाहिए, और चीन हमारे ऊपर मिसाइल चला दे, तो क्या चीन का साथ दिया जाना चाहिए? एक सीधा सा सवाल है। चीन घुस रहा है, कत्लेआम मचा रहा है, हमारे सैनिकों को मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, तब भी चीन का क्या साथ देना चाहिए? सीधा सवाल है। तो फिर हम इजराइल का क्यों दे रहे हैं? अभी तक हमने नहीं दिया, अब क्यों दे रहे हैं? मैंने अभी बताया कि अब क्यों दे रहे हैं, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से। हो सकता है कोई और भी कारण। अब पाकिस्तान पे आ जाइए। पाकिस्तान के बाद एक बड़ा हिस्सा, और ये बात हो रही है जैसे इजराइल पूरा का पूरा दूसरों की जमीन पे बसा हुआ है। इजराइल ने धीरे धीरे करके, वो उनकी अपनी जमीन नहीं है, उनको वहां बसाया गया था, फिर उनको एक देश भी दे दिया गया, उसको फैलाते जा रहे हैं। इसी तरह से चीन पे आरोप लगता है कि उसने 63% जमीन दूसरे देशों से हड़पी हुई है। दूसरे देशों की जमीन उसके पास है 63%। फिलिस्तीन के पास भी है। आप सोचिए, जो माफ कीजिए, इजराइल के पास भी है। जो 44% मिला था इजराइल को, वो आज 78% हो चुका है। यानी सिर्फ जो उस जमीन का मूल निवासी था, मालिक था, उसके पास 22% जमीन बची हुई है, सब में घुस गया। जैसे चीन यार अरुणाचल में घुसना चाहता है, यहां घुसना चाहता है, सिक्किम पे भी उसको प्रॉब्लम है, लद्दाख पे भी प्रॉब्लम है, डोकलाम में घुस के आ गया था भूटान के बॉर्डर पे, वापस जाते ही नहीं है, कोई घुसा नहीं है वाले विवाद पे मैं नहीं जाऊंगा। तो आप सोचिए कि क्या ऐसी स्थिति में एक अतिक्रमणकारी शक्ति के साथ में खड़े होना उचित है? सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए कर रहे हैं आप, या यहाँ पे बोर्ड का जो पोलराइजेशन है उसका फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। लेकिन प्रश्न है, दूसरा उदाहरण पाकिस्तान का ले लीजिए। पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, और जिसको हम कहते हैं कि वो भारत का अभिन्न अंग है, इस देश का ये विश्वास है, इस देश की संसद मानती है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। 2900 वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान समेत इन सब जगहों की 30% भूमि कब्जा करके। अब वो पाकिस्तान, हम अगर वो जमीन वापस लेने जाएं, कब तक बर्दाश्त करेगा कश्मीर का आदमी? कब तक ये देश बर्दाश्त करेगा? और अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ा होता है,
पाकिस्तान उसके बाद उसको तबाह कर दे, उसके ऊपर सेनाएं छोड़ दे, उसके ऊपर मिसाइल चला दे और उसकी कमजोरी का फायदा उठाने लगे। तो भारत कमजोर नहीं है और फिलिस्तीन कमजोर है, सिर्फ ये अंतर है। और ऐसी स्थिति में हम कमजोर का साथ ना देकर अतिक्रमणकारी के साथ खड़े नहीं हो सकते और भारत में कभी इतिहास में खड़ा नहीं हुआ है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो साजिश फिलिस्तीन के साथ रची गई थी, उन्हीं अंग्रेजों ने, अमेरिकन से, उन्हीं पश्चिम की ताकतों ने आपके साथ भी रची थी। फिलिस्तीन को एकदम तैनापी, आपका नक्शा दिखाया था, 3 तरफ से घेर कर फिलिस्तीन को आजाद किया गया। इजराइल से 3 तरफ से घेर दिया गया। भारत को पाकिस्तान से 2 तरफ से घेर दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो बाद में बना वो भी पाकिस्तान था। जैसे फिलिस्तीन बढ़ता जा रहा था, पश्चिमी ताकतें, अमेरिका, सब पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी और वो भी लगातार भारत को दबाने और भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। आज भारत के पास पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ा इलाका है, तब फिलिस्तीन के पास भी इजराइल से बड़ा इलाका था। भारत हारा नहीं, भारत का नेतृत्व मजबूत था। सिक्किम को भी इंदिरा गांधी ने आजाद करा लिया, बांग्लादेश को भी स्वतंत्र देश घोषित करवा दिया। विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री में, वेद पुराणों वाली हिस्ट्री भी मिला लो आप, जिसको जितना पुराना मानना है अपनी धार्मिक किताब को मान लो, उसको भी जोड़ लो, इतना बड़ा सैनिक समर्पण कभी नहीं हुआ जो इंदिरा गांधी ने कराया था पाकिस्तान का। तो इस वजह से आप तो बच गए, वरना उधर से सिर पे राजा हरि सिंह, इधर से ये, उधर से वो, उधर से पाकिस्तान, वो नेपाल, इन सबको अलग अलग तरीके से चारों तरफ से घेर के आज़ाद किया गया था। और बाकायदा उनका देखिए, जब बांग्लादेश युद्ध हुआ था, अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज दिया था। अगर रूस ना होता तो अमेरिका वैसे ही साथ दे रहा था पाकिस्तान का, जैसे कि वो इजराइल का देता है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए, बुद्धि तत्व का इस्तेमाल करते हुए, जब आप कहते हो कि आई एम विद फिलिस्तीन, मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, और तरह तरह के आप ट्वीट पे अभियान चलाते हो, तो आप वो काम करते हो जो आप अनजाने में कर रहे हो। आपको पता नहीं है कि आपके ही देश के हित के खिलाफ है। आपके देश के जो तर्क हैं संयुक्त राष्ट्र में, उन्हीं तर्कों को आप काटने जा रहे हो इजराइल का समर्थन करके, और सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी की राजनीति को सूट करता है। कभी वीडियो बना तो मैं बताऊंगा कि उसी राजनीति की खातिर पूरी दुनिया में हमारे देश के नागरिक असुरक्षित होते जा रहे हैं। एक जुनूनी भीड़ इकट्ठी हो गई है, सड़कों पे निकल पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे नारे लगाने लगती है, जय श्री राम, हर हर मोदी, तिरंगा फहराने लगती है। ये उग्र प्रदर्शन विदेशों की धरती पे करोगे भैया, एक माहौल बनने लगेगा। अभी बोल नहीं रहे, लोग बोलना शुरू कर देंगे। कहीं कहीं होता भी है। अभी मैं पिछले दिनों हॉलैंड का एक देख रहा था, उसमें एक आदमी के पीछे एक मोबाइल लेके पड़ गया कि तो आप इंडिया से हो ना, हाँ, तो आप हमारी धरती पे क्या कर रहे हो। कनाडा में हालत आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा, ये जो, इससे किसी का भी भला नहीं हो रहा, लेकिन भला किसका हो रहा है, एक खास राजनीति का। और वही राजनीति आज, वो जो अटल जी वाली पार्टी थी उसको बंद करके मार्गदर्शक मंडल में, और वही राजनीति आज भारत के ही तर्कों को काटते हुए समर्थन कर रही है। उम्मीद करता हूं सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।